दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। इंडियन पॉलिटी की जो एम लक्ष्मीकांत बुक है, उसको हम कवर कर रहे हैं। उसका चैप्टर नंबर 22 यानी कि पार्लियामेंट जो है, वो हम कवर कर रहे हैं। तो अब तक जो है इस पर लगभग 7-8 लेक्चर जो है मैंने रिकॉर्ड किए हैं। आज जो हम कवर करेंगे टॉपिक वो है पोजीशन ऑफ द राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा का क्या पोजीशन है, लोकसभा के साथ कंपेयर करेंगे और किन-किन फील्ड में ये लोकसभा के साथ एक इक्वल स्टेटस है और किस-किस में इसको पावर ज़्यादा दी गई है और किन केस में लोकसभा को पावर ज़्यादा दी गई है। तो उन चीज़ों को इस टॉपिक में हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पोजीशन ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा की पोजीशन क्या है? The constitutional position of the Rajya Sabha as compared with the Lok Sabha can be studied from the तीन एंगल। तो इसमें तीन एंगल से बताई गई है कि तीन एंगल से हम समझेंगे कि राज्यसभा की और लोकसभा में कंपैरिजन क्यों किया गया है, वो किस तरीके से किया गया है। पहला कंपैरिजन यही है कि कहाँ राज्यसभा लोकसभा के बराबर है। दूसरे कंपैरिजन में हम बात करेंगे राज्यसभा जहाँ इन अनइक्वल है लोकसभा की। और तीसरे कंपैरिजन में बात करेंगे वेयर राज्यसभा हैज स्पेशल पावर दैट आर नॉट एट ऑल शेयर विद द लोकसभा, यानी कि राज्यसभा के पास कुछ ऐसी स्पेशल पावर है जो लोकसभा के साथ शेयर नहीं करेंगी, कई करी जाती हैं। तो तीन फील्ड को लेकर हम बात करेंगे। तो पहला यही है कि इक्वल स्टेटस विद द लोकसभा, लोकसभा के साथ कहाँ-कहाँ जो है वो बराबर है लोकसभा और राज्यसभा। पहला है द इंट्रोडक्शन एंड पैसेज ऑफ द ऑर्डिनरी बिल। देखो हमने पीछे देखा था कि कोई भी एक ऑर्डिनरी बिल है, एक सामान्य बिल जब पेश किया जाता है या उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो वो चाहे तो लोकसभा में लाया जा सकता है या राज्यसभा में, दोनों सदनों में से किसी भी सदन में उसको लेकर आया जा सकता है। तो यहाँ पर जो पावर है वो समान है दोनों के पास। दूसरा है इंट्रोडक्शन एंड द पैसेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। यदि कोई भी संविधान संशोधन बिल है, उसको भी पारित करने और उसको पास करने को लेकर भी दोनों सदनों के पास सामान्य पावर है। तीसरा है इंट्रोडक्शन एंड पासेज ऑफ द फाइनेंशियल बिल इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो हमने पढ़ा था कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, जहाँ पर सरकार की रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो भी जो एस्टिमेट होता है वो इसमें बताता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो अगर इससे रिलेटेड भी कोई बिल है, फाइनेंशियल बिल है, तो वो भी लोकसभा और राज्यसभा में दोनों के पास एक सामान्य पावर है उसको लेकर। चौथा पॉइंट है इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अब जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे करना है या उसको इम्पीच करना है, उसको हटाना है, तो इसको लेकर भी दोनों सदनों के पास जो है वो सामान्य पावर है। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि देखो एक प्रेसिडेंट जो क्या है, प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट का एक हिस्सा है। और पार्लियामेंट किससे मिलकर बनी है? पार्लियामेंट जो है वो तीन ऑर्गन से मिलकर बनी है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और तीसरा कौन है? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट से जब कभी प्रेसिडेंट के संबंध में कोई भी प्रश्न उठता है या उसके अगेंस्ट उसको बिल लाया जाता है, तो दोनों हाउसेस को जो है वो सेम पावर दी गई है। पाँचवाँ है इलेक्शन एंड द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का भी अगर इलेक्शन होना है तब भी दोनों सदनों के पास समान पावर है और उसको हटाना है तब भी। लेकिन राज्यसभा अकेले ही इनिशिएट कर सकती है द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को अगर हटाना है तो राज्यसभा, ऐसा नहीं है कि लोकसभा भी करे, लेकिन राज्यसभा अकेले भी इसका प्रोसेस को कर सकती है। लेकिन ही इज़ रिमूव्ड बाय अ रेज़ोल्यूशन पास्ड बाय द राज्यसभा बाय एन इफेक्टिव मेजॉरिटी, यानी कि व्हिच इज़ टाइप ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी। कि यदि वाइस प्रेसिडेंट को अगर हटाया जाता है तो राज्यसभा कोई भी बिल अगर लेकर आती है वाइस प्रेसिडेंट को हटाने, तो वो स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा पास किया जाएगा राज्यसभा के द्वारा, जबकि लोकसभा के द्वारा भी उस पर सहमति होनी जरूरी है। और लोकसभा अपनी सहमति जो है वो एक सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा दी, उससे कोई स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है। छठा पॉइंट है मेकिंग रिकमेंडेशंस ऑफ द टू द प्रेसिडेंट फॉर द रिमूवल ऑफ चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड कैग। तो यहाँ कह रहे हैं कि जब कभी भी लगे तब पार्लियामेंट ये रिकमेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट से। और क्या रिकमेंड करेंगे? कि जो चीफ जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या हाई कोर्ट के जजेस हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं या कैग हैं, इनको हटा सकते हैं। हटाने के संबंध में वो रिकमेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट को। लेकिन हटाया ही जाएगा उसके, अगर इनको हटाया जाता है तो दोनों सदन जो है एक बिल लेकर आएंगे, बाकायदा एक बिल पास किया जाएगा, उसके बाद ही इनको हटाया जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल कह दिया राष्ट्रपति से कि इनको हटा दो तो हटा दीजिए, ऐसा नहीं होता है। अप्रूवल ऑफ द ऑर्डिनेंस इशूड बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 123, ये 123 मतलब जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तब ऑर्डिनेंस जो इशू किया है तो उसको अप्रूव जब किया जाएगा तो दोनों सदनों के पास समान पावर है। आठवां है अप्रूवल ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ ऑल थ्री टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि जो तीन तरीके की इमरजेंसीज लगाई जाती हैं
और वो कौन कौन सी, जैसे नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, 356 स्टेट इमरजेंसी, 360 क्या है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इनको जो फाइनल अप्रूवल होता है वो दोनों सदनों के द्वारा किया जाता है, किसी एक सदन के द्वारा नहीं किया जाता है। नौ नाइन्थ है सिलेक्शन ऑफ द मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। द मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर कैन बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस, हाउएवर irrespective of their membership they are responsible only to the लोक सभा। यानी कि जो मंत्री होते हैं, जो मंत्री कैबिनेट होती है, उसका पूरा जो सिलेक्शन होता है वो कौन सिलेक्शन जो किया जाता है वो किसी में से किया, मतलब वो मेंबर जो बनाए जाते हैं वो राज्यसभा के भी हो सकते हैं, लोकसभा के भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं किसी एक ही सदन के हों, लेकिन वो रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं, लोकसभा के लिए। 10th पॉइंट है कंसिडरेशन ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज लाइक फाइनेंस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और कैग एंड कैग। तो यानी कि जो इन तीनों के द्वारा जो रिपोर्ट की जाती है, कैग के अलावा भी कई रिपोर्टें जो आती हैं, तो वो भी, तो फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो रिपोर्ट दी जाती है 281 में, या यूपीएससी के द्वारा, तो वो भी उस पर रिपोर्ट पर भी कंसिडरेशन किया जाएगा, उस पर विचार जो विमर्श किया जाएगा वो दोनों सदनों में किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि केवल एक सदन में लोकसभा में उसको पेश, मतलब उनके सामने रखा और उसको डिटेल में बताया और राज्यसभा के नहीं पास नहीं पहुंची रिकमेंडेशन। तो वो दोनों सदनों के पास जो है वो रिपोर्ट्स पेश की जाती हैं। 11th पॉइंट है एनलार्जमेंट ऑफ द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द यूपीएससी। यूपीएससी और सुप्रीम कोर्ट का अगर ज्यूरिडिक्शन बढ़ाना है तब भी जब बढ़ाया जाएगा जब दोनों सदन उस पर सहमत होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं केवल एक लोकसभा उस बिल को पास कर दे उनकी ज्यूरिडिक्शन को लेकर और वो पास कर दे, नहीं, दोनों सदनों के पास पावर है कि वो लोकसभा भी अगर पास करेगी तो राज्यसभा भी पास करना जरूरी है, तभी वो आगे लागू किया जाएगा। नेक्स्ट है अनइक्वल स्टेटस विद लोकसभा। अब कहाँ कहाँ इनका जो स्टेटस है वो एक का ज़्यादा और एक का कम है, वो इसमें कवर करेंगे। पहला, अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा एंड नॉट इन द राज्यसभा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओनली, कि देखो पीछे हमने भी जब कवर किया था तो उसमें देखा था कि मनी बिल केवल और केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, राज्यसभा में वो इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है। लेकिन राज्यसभा कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट अ मनी बिल। राज्यसभा ना तो अमेंड कर सकती और ना ही रिजेक्ट कर सकती मनी बिल को। It should return the bill to the Lok Sabha within 40 days either with the recommendations or without the recommendations। यानी कि राज्यसभा के पास जो है वो मनी बिल को लेकर केवल केवल एक ये है कि वो अपनी जो रिकमेंडेशंस हैं वो दे सकती है, और उसकी शर्त ये है कि 14 दिन के अंदर अंदर लोकसभा को वो बिल वापस करना होगा, अन्यथा ये माना जाता है कि जो बिल है वो राज्यसभा ने भी पास कर दिया है। तीसरा पॉइंट है द लोकसभा कैन आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑल और एनी ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द राज्यसभा। कि राज्यसभा जो लोकसभा, जो राज्यसभा ने मनी बिल पर अपनी रिकमेंडेशन दी हैं तो लोकसभा उसको एक्सेप्ट भी कर सकती है या उनको रिजेक्ट भी कर सकती है। दोनों ही केसेस में ये माना जाएगा कि जो मनी बिल है वो दोनों सदनों ने पास कर दिया है। तो राज्यसभा तो केवल केवल ये है कि वो तो मनी बिल अगर कोई आया एक फॉर्मेलिटी के तौर पर आया है उसको समझे फिर उसको वापस कर दे। फोर्थ पॉइंट है A financial bill not containing solely the matters of Article 110 also can introduce only in the Lok Sabha and not in the Rajya Sabha। यानी कि जो फाइनेंशियल बिल्स, और कौन से फाइनेंशियल बिल्स, जो आर्टिकल 110 के किसी भी प्रोविज़न को कंटेन करते हैं उनको भी केवल और केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा, राज्यसभा में नहीं। और पीछे हमने जब मनी बिल और फाइनेंशियल बिल्स की जब डिफरेंस उनमें देखा था तो उसमें कवर किया था कि आर्टिकल 110 में कुछ प्रोविजंस हैं जैसे टैक्सेशन से रिलेटेड है, ठीक है, कि टैक्सेशन को कम करना है या ज़्यादा करना है, या कस्टडी से रिलेटेड है, कस्टडी किसकी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की। तो इससे रिलेटेड यदि कोई भी बिल्स हैं तो वो केवल केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किएंगे, राज्यसभा में नहीं। बट रिगार्ड टू इट, पैसे अगर उनके हम पास करने के संबंध में देखें तो दोनों सदनों के पास एक समान पावर है। इसका मतलब क्या है कि फाइनेंशियल बिल जो आर्टिकल 110 के मैटर्स को अगर लाई करते हैं तो उनको लाया तो केवल केवल लोकसभा में जाएगा, लेकिन वो पास जो है वो दोनों सदनों के द्वारा की जाएगी। फिफ्थ पॉइंट है द फाइनेंशियल पावर टू डिसाइड वेदर अ पार्टिकुलर बिल इज अ मनी बिल और नॉट इज वेस्टेड इन द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। यानी कि मनी बिल को सर्टिफाई करने की ये बिल मनी बिल है या नहीं है, तो ये फाइनल पावर किसको दी गई है, स्पीकर को। छठा पॉइंट है द स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्रेसाइड ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस। यानी कि जो स्पीकर है लोकसभा के वही जो ज्वाइंट सिटिंग कराई जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा आर्टिकल नंबर 108 के अंडर
तो उसमें भी उसको कौन प्रेसाइड करता है? उसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के स्पीकर। राज्यसभा के चेयरमैन नहीं करते, तो यहाँ भी एक लोकसभा को जो है पोजीशन एक ज़्यादा दी गई है। 7th पॉइंट है द लोकसभा विद द ग्रेटर नंबर विंस द बैटल इन अ जॉइंट सिटिंग एक्सेप्ट व्हेन द कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑफ द रूलिंग पार्टी इन बोथ द हाउस इज लेस देन ऑफ द अपोजिशन पार्टी। अब यहाँ पर बताया गया है कि लोकसभा के जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा होते हैं और जो सरकार कौन बनाती है? जो लोकसभा में जिसकी बहुमत है। तो जब जॉइंट सिटिंग कराई जाती है तो जो स्ट्रेंथ होती है रूलिंग पार्टी की वो ज़्यादा होती है, इसीलिए रूलिंग पार्टी के द्वारा जो बिल लाए जाते हैं उनके चांस जीतने के चांस जो है वो ज़्यादा होते हैं। 8th पॉइंट है राज्यसभा कैन ओनली डिस्कस द बजट बट कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट्स विच इज एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ द लोकसभा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये 8th पॉइंट कि राज्यसभा बजट जो लेकर आती है वो कौन लेकर लोकसभा, और राज्यसभा केवल और केवल उस पर डिस्कशन कर सकती है। जो भी ग्रांट्स दी जाती हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज ने जो हम पीछे हमने कवर किया था कि जो ग्रांट्स मांगी जाती हैं उन पर वोट नहीं कर सकती, यहाँ पर केवल और केवल डिस्कशन होता है। वोटिंग का जो राइट है वो केवल केवल लोकसभा का है। 9th पॉइंट है A resolution for the discontinuance of the national emergency can be passed only by the Lok Sabha and not by the Rajya Sabha। यानी कि नेशनल इमरजेंसी को अगर हटाना है, ठीक है, तो इसके संबंध में लोकसभा कोई भी बिल पास कर सकती है, ना कि राज्यसभा। अगर लोकसभा अकेले ये बिल पास करके ये प्रेसिडेंट को कह देती कि अब जो है वो नेशनल इमरजेंसी को हटा दिया जाए, तो वो हटा दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि उसको राज्यसभा भी के द्वारा भी पास किया जाए। 10th पॉइंट है द राज्यसभा कैन नॉट रिमूव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाई पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन है यदि उन्हें दिखता है, पता लगती है कि भाई जो सरकार है वो अपनी बहुमत खो चुकी है, सदन में विश्वास नहीं है, तो नो कॉन्फिडेंस जो इंट्रोड्यूस किया था वो किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है लोकसभा के द्वारा। तो राज्यसभा रिमूव नहीं कर सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल ओनली टू दी लोकसभा, बट द राज्यसभा कैन डिस्कस एंड क्रिटिसाइज द पॉलिसीज एंड एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि राज्यसभा केवल केवल सरकार की जो नीतियां हैं, जो पॉलिसीज हैं, उनको क्रिटिसाइज कर सकती है। सरकार की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको क्रिटिसाइज कर सकती है, उन पर डिस्कशन कर सकती है। लेकिन अगर उन्हें ऐसा लगता भी और है भी, तब भी वो कोई भी मोशन जो है वो सरकार के या मंत्री के अगेंस्ट नहीं ला सकते हैं। ये लाने का जो केवल केवल राइट है वो है लोकसभा के पास। स्पेशल पावर ऑफ द राज्यसभा। अब राज्यसभा की कुछ विशेष शक्तियां हैं उनके बारे में। पहला है इट कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन अ सब्जेक्ट इन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट, दैट इज आर्टिकल 249। तो आर्टिकल 249 बताता है कि ये पार्लियामेंट जो है वो एक पावर देती है, नहीं राज्यसभा जो है वो पार्लियामेंट को ये कह सकती है कि स्टेट लिस्ट पर किसी भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर वो लॉ बना सकती है। ठीक है, ये आर्टिकल 249 में पावर दी गई राज्यसभा को। दूसरा पॉइंट है इट कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विस कॉमन टू बोथ द सेंटर एंड द स्टेट, आर्टिकल 312। आर्टिकल 312 के अनुसार ये पार्लियामेंट को पावर दे सकता है। कौन आर्टिकल 312 देता है कि राज्यसभा अगर जब चाहे तब ये कह सकती है कि ऑल इंडिया के लिए कोई भी एक सर्विस बना दी जाए, या ऐसी सर्विस जो सेंटर और स्टेट के लिए मतलब कॉमन हो। तो ये जो पावर दी गई है वो किसको दी गई है? राज्यसभा के लिए। इट अलोन कैन इनिशिएट और रिमूव फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट को अगर हटाना है तो ये अकेला राज्यसभा ऐसा कर सकती है। अ रिजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द राज्यसभा एंड नॉट इन द लोकसभा, आर्टिकल 67। तो आर्टिकल 67 ये कहता है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है या उसके हटाने के संबंध में कोई भी अगर रिजोल्यूशन है वो केवल और केवल राज्यसभा के द्वारा ही लाया जाएगा, लोकसभा ऐसा नहीं ला सकती। यहाँ ये इंपॉर्टेंट है ओनली इन दी राज्यसभा कि अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है तो वो जो रिजोल्यूशन है वो लोकसभा के द्वारा ही केवल केवल इंट्रोड्यूस किया जाएगा। चौथा पॉइंट है इफ अ प्रोक्लेमेशन इज इशूड बाय द प्रेसिडेंट फॉर इम्पोजिंग नेशनल इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल या फाइनेंशियल इमरजेंसी एट अ टाइम व्हेन द लोकसभा हैज बीन डिसॉल्व और द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा टेक प्लेस within the period allowed for its approval, then the proclamation can remain effective even if it is approved by the Rajya Sabha alone। इसमें बताया गया है कि यदि प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी लगाई है, नेशनल इमरजेंसी लगाई है, या प्रेसिडेंट रूल लगाया या फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया,
और ये जब लगाई गई है तो उसके बाद लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, मतलब उसका जो भंग हो जाती है। तो ये कितने समय में और उसका जो अप्रूवल है उस समय पर नहीं हो पाता है, ठीक है? ऐसे लगाई और अप्रूवल नहीं हो पाया। तो इस ऐसा अप्रूवल जो है वो केवल और केवल राज्यसभा जो है वो अकेले कर सकती है। An analysis of the above points makes it clear that the Rajya Sabha position of the Rajya Sabha in our constituent system is not weak as that of the House of the Lords in the British constitution system. इसमें बताया गया कि जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम है उसमें जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है, अपर हाउस, हाउस ऑफ लॉर्ड, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा कहते हैं, ऐसे ही वहाँ पर है। लेकिन उनकी और हम अपने इंडिया के राज्यसभा की पोजीशन में अगर कंपैरिजन करें तो हमारे यहाँ की जो इंडिया का राज्यसभा है उसके पास ज़्यादा पावर है। Except in financial matters and control over the Council of Ministers, the power and the status of the Rajya Sabha in all the other spheres are broadly equal and coordinate with that of the Lok Sabha। यानी कि कुछ ही फील्ड हैं, जैसे कि फाइनेंशियल मैटर्स हैं उसके संबंध में, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कंट्रोल के संबंध में, इनकी अगर छोड़ दें तो बकाया लोकसभा और दोनों के पास जो पावर और उनका स्टेटस है वो बराबर ही है। इवन दो द राज्यसभा हैज़ गिवन लेस पावर एज कम्पेयर टू द राज्यसभा, इट यूटिलिटी सपोर्टेड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। तो इसमें वही बताया गया है कि कैसे अगर राज्यसभा के पास अगर पावर भी कम दी गई है लेकिन फिर भी वो जो है वो कैसे कंट्रोल करती है लोकसभा को, वो इसमें बताते हैं। तो इट चेक हैस्टी, डिफेक्टिव, केयरलेस एंड इल कंसिडर्ड लेजिस्लेशंस मेड बाय द लोकसभा बाय मेकिंग प्रोविजन ऑफ द रिवीजन एंड द थॉट्स। यानी कि अगर जो राज्य लोकसभा के द्वारा बहुत जल्दी जल्दी या गलत तरीके से जो डिफेक्टिव या केयरलेस, मतलब उतने ज़्यादा सही नहीं है, ऐसे अगर कोई लेजिस्लेशंस बनाए जाते हैं तो उसमें जो राज्यसभा है उस चीज़ को चेक करती है। दूसरा, इट फैसिलिटेट गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू एमिनेंट प्रोफेशनल्स एंड एक्सपर्ट हु कैन नॉट फेस द डायरेक्ट इलेक्शन। द प्रेसिडेंट नॉमिनेट 12 सच पर्सन टू द राज्यसभा। दूसरी ये है कि देखो हर कोई चुनाव से जीत कर आता है, लेकिन अगर ये लगता है कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं जिनके पास एक स्पेशल नॉलेज है, उनको भी अगर एक चांस दिया जाए तो ये जो है प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स जो है वो नॉमिनेट करता है राज्यसभा में। तीसरा पॉइंट है, इट मेंटेन द फेडरल इक्विलिब्रियम बाय प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द अनड्यू इंटरफेरेंस ऑफ द सेंटर। यानी कि एक तरफ अगर हम बात करें तो एक हाउस में वो लोग बैठते हैं जो पीपल्स होते हैं, किसके रिप्रेजेंटेटिव्स, लोगों की जनता के द्वारा जो चुने हुए लोग होते हैं वो बैठते हैं, ठीक है? और एक दूसरे सदन में वो लोग बैठते हैं जो एक राज्य को, एक स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो दोनों चीज़ों को बताया गया है। अब जो है वो टॉपिक है पार्लियामेंट, नेक्स्ट टॉपिक है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। अब पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का मतलब क्या है कि जो संसद में जो भी सांसद बैठते हैं, जो मेंबर्स बैठते हैं, उनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। अब उन अधिकारों को दो भागों में बांटा गया है कि एक तो वो जो इंडिविजुअली उसका जो बेनिफिट लेते हैं, और एक वो जो कलेक्टिवली जो है उसका दिए उनको वो जो इंजॉय करते हैं उनको जो दिए गए हैं। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की बात करें तो देखो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज आर स्पेशल राइट, इम्यूनिटीज एंड एग्जाम्पशंस एंजॉयड बाय टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, देयर कमेटीज एंड द मेंबर्स। यानी कि दोनों सदनों, जो संसद के दोनों सदनों के द्वारा उनकी कमेटीज और उनके सदस्य को जो स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं उन्हीं को पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कहा जाता है। अब ये क्यों जरूरी है? दे आर नेसेसरी इन ऑर्डर टू सिक्योर द इंडिपेंडेंस इन इफेक्टिवनेस ऑफ देयर एक्सेस। मानी यानी कि अगर उन्हें अपना कुछ काम करना है तो ये ऐसा तो नहीं है कि अगर वो दबाव में रहकर काम करेंगे तो कोई काम हो नहीं पाएगा। उन्हें एक स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो जो चाहें, जैसा चाहें वो उस हिसाब से कर सकते हैं, जो कि देश की भलाई के लिए हो। Without these privileges, the House can neither maintain their authority, dignity, and honor, nor can protect their member from any obstructions in the discharge of the parliamentary responsibilities। यानी कि अगर ये प्रिविलेज नहीं दिए जाते हैं तो ना तो जो हाउसेस में कोई एक अथॉरिटी है, उनका जो सम्मान है, एक डिग्निटी है, वो ना ही वो अपनी वो मेंटेन कर सकते हैं। तो इसीलिए कुछ पावर्स दी गई हैं, कुछ प्रिविलेजेस दिए गए हैं और कुछ उन पर रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई हैं। The Constitution has also extended the parliamentary privileges to those persons who are entitled to speak and take part in the proceeding of a House of Parliament or any of its committee। तो जो ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने केवल मेंबर्स को दिए हैं, जो मेंबर्स
कमेटीज़ बनाई जाती हैं हाउसेस की, जो स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाई जाती हैं, उनके भी जो सदस्य हैं, उनको भी एक पावर दी गई है कि स्पेशल प्रिविलेज दिया जाए कि वो सदन में बोल सकते हैं और उसका हिस्सा ले उसमें मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसकी प्रोसीडिंग्स में। दिस अब इनमें कौन-कौन है? जैसे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, यूनियन के मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो मिनिस्टर किसी भी हाउस के हों, लेकिन वो राज्यसभा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसकी प्रोसीडिंग में और वहाँ भी वो जो भी बोलना है वो स्पीक कर सकते हैं। It must be clarified here that the parliamentary privileges do not extend to the president, who is also an integral part of the parliament. लेकिन ये ध्यान रहे कि पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेजेस हैं वो प्रेसिडेंट के लिए नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑल्दो ही इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट का तो एक अंग है, उसका हिस्सा है, लेकिन ये जो जो प्रिविलेज है वो केवल और केवल मेंबर्स के लिए है, ना कि प्रेसिडेंट के लिए। अगर क्लासिफिकेशन दो कैटेगरी में किया गया। पहला, दोस्त दैट आर एंजॉयड बाई ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कलेक्टिवली, यानी कि दोनों सदनों के सांसद हैं उनको कलेक्टिव सामूहिक रूप से उनको इंजॉय किया जाता है। और एक केवल वो हैं दोस्त दैट आर एंजॉयड बाई द मेंबर्स इंडिविजुअली, यानी कि जो लोकसभा या राज्यसभा के जो इंडिविजुअली इंजॉय करते हैं उसको। तो कलेक्टिव प्रिविलेजेस क्या क्या है? पहला है, इट हैज़ द राइट टू पब्लिश इट्स रिपोर्ट, डिबेट एंड प्रोसीडिंग एंड ऑल्सो द राइट टू प्रोहिबिट अदर पनिशिंग द सेम, यानी कि जो भी इंडिविजुअल कलेक्टिवली की बात कर रहे हैं कि जो भी उसकी रिपोर्ट्स होती हैं हाउसेस की, उनको वो पब्लिश कर सकता है, ठीक है। जो भी डिबेट हो रही है, प्रोसीडिंग्स वगैरह हैं, इन सब चीज़ों को वो पब्लिश कर सकता है। आर्टिकल 44 जो है अमेंडमेंट एक्ट 1978 restored the freedom of the person to publish true report of the parliamentary proceedings without prior permission of the house, यानी कि जो भी सदन में सपोज करो आज कुछ भी सदन की कार्रवाई है, किसी भी टॉपिक को लेकर कोई भी डिस्कशन हुआ, उसको पब्लिक के सामने लाने का जो काम है वो किसका काम है? मेंबर्स का, क्योंकि जो मेंबर है वो किसने चुने हैं? भारतीय जनता ने। तो जो भी उसके हित में या उसको लेकर कोई भी चीज़ टॉपिक पर डिस्कशन हो रहा है, तो उनको भी पता लगना चाहिए और बताएगा कौन? जो मेंबर्स हैं। तो यही इसीलिए ये उनको एक पावर दी गई है कि जो भी ओरिजिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं हाउसेस की, वो पब्लिश कर सकते हैं। बट दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ अ सीक्रेट सिटिंग ऑफ द हाउस, लेकिन ये तब लागू नहीं होगी जब हाउस की कोई सिटिंग हो रही है और सीक्रेट सिटिंग है, यानी कि किसी भी मामले को लेकर एक सीक्रेट अगर बैठक की जाती है और उसमें क्या होता है, क्या नहीं हो रहा है, किस चीज़ को लेकर डिस्कशन हुआ है, वो पब्लिश नहीं की जाएगी। सेकंड प्रोविज़न है, it can exclude strangers from its proceeding and hold secret sitting to discuss some important matters, यानी कुछ स्पेशल मैटर्स को अगर इम्पोर्टेंट मैटर पर डिस्कशन करना है तो उनमें जो अजनबी व्यक्ति होते हैं, अजनबी कहने का मतलब है कि अगर सरकार को ये लग रहा है कि हमारे ही कुछ जो मेंबर्स प्रेजेंट हो तो वो ही प्रेजेंट रह सकते हैं, अदर मेंबर्स ये नहीं कह सकते कि उसको हमें भी मतलब हमारे सामने भी वो मीटिंग की जाए या उसकी जो भी बातें हैं वो हमारे सामने ओपनली की जाए। तीसरा पॉइंट है, इट कैन मेक रूल्स टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर एंड द कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस एंड टू एडजुडिकेट अपॉन सच मैटर्स। फोर्थ वन इज इट कैन पनिश मेंबर्स, ये मेंबर को पनिश कर सकते हैं एज वेल एज आउटसाइडर फॉर ब्रीच इट प्रिविलेजेस और इट कंटेम्प्ट, मतलब यदि कोई भी इनकी अवमानना करता है या किसी भी प्रिविलेजेस का कोई भी उल्लंघन करता है तो उस मेंबर को पनिश कर सकते हैं, ठीक है। रेप्रीमेंड, एडमोनिशन और इम्प्रिजनमेंट। फिफ्थ है, इट हैज़ द राइट टू रिसीव इमीडिएट इन्फॉर्मेशन ऑफ द अरेस्ट, डिटेंशन, कन्विक्शन, इम्प्रिजनमेंट एंड रिलीज ऑफ द मेंबर्स, यानी कि यदि कोई भी मेंबर अरेस्ट किया जाता है या उसको डिटेन करके रखा जाता है या उसको इम्प्रिजनमेंट होती है, तो इसके मामले में जो हाउसेस हैं उनको एक जानकारी तुरंत देनी चाहिए। इट कैन इंस्टीट्यूट इंक्वायरीज एंड ऑर्डर्स द अटेंडेंस ऑफ द विटनेस एंड सेंड फॉर रेलिवेंट पेपर एंड रिकॉर्ड्स, ये वही है कि इंक्वायरी वगैरह अगर हो रही है कोई भी ऑर्डर दे सकते हैं यदि कोई भी विटनेस है तो। फोर्थ वन इज द कोर्ट आर प्रोहिबिटेड टू इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस और इट्स कमेटी, यानी कि संसद में क्या चल रहा है, जैसे लात घूसे चले या कुर्सी फेंकी जाए या पेपर फेंके जाएँ या जो कार्रवाई सही से की जा रही है नहीं की जा रही है, जो कोर्ट है वो उस पर इंक्वायर नहीं कर सकता है और ना ही इस चीज़ पर प्रतिबंध लगा सकता है। तो यहाँ ये कह सकते हैं कि हाउस एक अपने एक एरिया दी गई है कि आप उतने एरिया में रहोगे। हाउस कभी भी जो कोर्ट में जजों के कंडक्ट को लेकर कभी भी डिस्कशन नहीं किया जाता है, वैसे ही कोर्ट जो है क्या चल रहा है सदन में उसको डिस्कशन नहीं करता है। आठवां है, नो पर्सन आइदर अ मेंबर ऑफ द आउटसाइडर कैन बी अरेस्टेड एंड नो लीगल प्रोसेस कैन बी सर्व्ड विद इन द
प्रेजेंट ऑफ द हाउस विदाउट द परमिशन ऑफ द प्रेसाइडिंग ऑफिसर। यानी कि बिना प्रेसाइडिंग ऑफिसर जो सदन का कार्यवाहक अधिकारी होता है, बिना उसे बताए उसके सदन को किसी को भी जो है वो अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये तो हमने देखे थे कलेक्टिवली प्रिविलेजेस होते हैं। अब इंडिविजुअली प्रिविलेजेस क्या होते हैं कि हर एक व्यक्ति को कौन-कौन से अधिकार दिए जाते हैं। तो पहला यही है कि दे कैन नॉट बी अरेस्टेड ड्यूरिंग द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एंड 40 डेज बिफोर द बिगिनिंग एंड 40 डेज आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन। दिस प्रिविलेज इज अवेलेबल ओनली इन द सिविल केसेस, नॉट इन द क्रिमिनल केसेस और प्रिवेंटिव डिटेंशन केसेस। यानी कि किसी भी सांसद के किसी भी मेंबर को सदन की कार्यवाही के 40 दिन पहले से और ख़त्म होने के 40 दिन बाद तक किसी को भी अरेस्ट नहीं किया जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि किसी को मतलब किसी भी ग्राउंड पर अरेस्ट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर एक बताई गई है कंडीशन, केवल और केवल सिविल केसेस में उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। यदि कोई भी क्रिमिनल केसेस है या उनको एक ऐसा लगता है कि आगे चलकर ये व्यक्ति कोई ऐसा केस कर सकता है जो क्रिमिनल केस की कैटेगरी में आएगा, तो भी उसकी जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है उसको की जा सकती है। तो केवल सिविल केस में अरेस्ट नहीं किया जाएगा, क्रिमिनल केस में उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। दूसरा पॉइंट है दे हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, नो मैटर इज लायबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट फॉर एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम द पार्लियामेंट और इट्स कमेटी। अब इसमें क्या है कि हर एक मेंबर्स को एक आज़ादी दी फ्रीडम दी गई है कि वो पार्लियामेंट में अपनी स्पीच दे सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं। अगर उनको इस चीज़ पर अगर रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाती तो फिर काहे की आज़ादी होती और फिर कैसे वो पब्लिक की जो आवाज़ सदन में उठाएंगे। और कोई भी मेंबर किसी को भी वोट देता है या उसने संसद में कुछ भी कहा है, तो ऐसा कोई भी कोर्ट में उसे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है कि वो अब किसी कोर्ट में जाके सफाई दे कि उसने ऐसा इसलिए कहा था। दिस फ्रीडम इज सब्जेक्टेड टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू द रूल्स एंड द स्टैंडिंग ऑर्डर रेगुलेटिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट। तीसरा पॉइंट है दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ज्यूरी सर्विस, दे कैन रिफ्यूज टू गिव एविडेंस एंड अपीयर एज अ विटनेस इन केस पेंडिंग इन द कोर्ट व्हेन पार्लियामेंट इज इन सेशन। यानी कि जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा हो तब वो ज्यूरी के सामने, मतलब ज्यूरी का यहाँ मतलब है कि कोर्ट के सामने वो पेश नहीं हो सकते या कोर्ट के सामने एक एविडेंस देने से मना भी कर सकते हैं। ये जो है वो एक इंडिविजुअल प्रिविलेज है एक एमपीज का। नेक्स्ट बात करें अगर हम ब्रीच की, कि यदि कोई भी पर्सन जो प्रिविलेजेस दिए गए हैं उनका उल्लंघन करता है या संसद की अवमानना करता है, तब क्या प्रोविजंस है, तब क्या उसके आगे जो है वो कार्रवाई की जाती है। तो ऐसा ही है कि व्हेन एनी इंडिविजुअल और अथॉरिटी डिसरिगार्ड या अटैक एनी ऑफ द प्रिविलेजेस राइट या इम्यूनिटीज आइदर ऑफ द मेंबर इंडिविजुअली और द हाउस इज इन कलेक्टिव कैपेसिटी, द ऑफेंस इज टर्म एज द ब्रीच ऑफ द प्रिविलेज एंड पनिशेबल बाय द हाउस। यानी कि कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी अथॉरिटी जो है किसी भी प्रिविलेजेस या राइट्स उन्हें दिए गए हैं उनको डिसरिगार्ड करती है या उनको अपमानित करती है, तो इसी को कहा जाता है, या संसद के जो नियम है उनका उल्लंघन करती है, बात मानने से मना करती है, तब ये माना जाएगा कि उसने संसद की अवमानना की है और उसके लिए उन्हें पनिश किया जाए। एनी एक्ट या ओमिशन विच ऑब्स्ट्रक्ट द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इट्स मेंबर or its officer in the performance of their functions or which has a tendency directly indirectly to the produce result against the dignity authority and the house of the ऑनर ऑफ द हाउस इज ट्रीटेड एज द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। अब यहाँ बताया गया है कि क्या कंटेम्प्ट माना जाएगा संसद का, यदि कोई भी उसकी अथॉरिटी या उसका जो सम्मान है उनको लेकर या उनके जो काम काज हैं या उनके ऑफिसर्स हैं उन सब को अगर रूल्स को नहीं मानता है, तो यही सब जो है वो कंटेम्प्ट की कैटेगरी में आएगा। तो दो द टू फ्रेजेस ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस एंड कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, यानी कि ब्रीच करने का मतलब क्या है कि जो भी प्रिविलेजेस दिए गए हैं उनका उल्लंघन करना, आप उनके हिसाब से नहीं चलते हैं। और दूसरा क्या है कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, सदन की अवमानना, इनको एक दूसरे को आपस में इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है। नॉर्मली अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज में अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, यानी कि जो भी प्रिविलेज दिए गए हैं यदि आप उल्लंघन करते हो उनका, तो यही माना जाएगा कि आप संसद की अवमानना कर रहे हैं। वैसे ही संसद की अवमानना का मतलब क्या है
कि ब्रीच ऑफ द प्रिविलेजेस, कि आपने जो अधिकार दिए हैं उनका आप गलत तरीके से यूज़ कर रहे हो। तो कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस हाउएवर हैज़ अ वाइडर इम्प्लीकेशन। देयर मे बी कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस विदाउट स्पेसिफिकली कमिटिंग अ ब्रीच ऑफ द privileges. Similarly, the actions which are not breaches of any specific privilege but are offences against the dignity and authority of the house amount to the contempt of the house. यहाँ दे रखा है जैसे कि मान लो डिसओबीडियंस टू लेजिटिमेट ऑर्डर ऑफ द हाउस इज नॉट अ ब्रीच ऑफ द ऑर्डर। यानी कि कोई भी एक हाउस ने एक ऑर्डर दिया, ठीक है, आप उसको डिसओबे कर देते हो, उसको नहीं मानते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने एक प्रिविलेज का ब्रीच किया, आपने जो अधिकार है उनको ब्रीच किया है। बट ये हो सकता है कि आपने जो संसद है, जो हाउस है, सदन है, उसकी अवमानना की है। भाई उन्होंने एक आदेश दिया था, ठीक है, आपने उस चीज़ को नहीं माना है, तो ये इसमें क्या है, इसमें आपने एक अधिकार का तो उल्लंघन नहीं किया है, लेकिन सदन की अवमानना की है और जिसके लिए आपको पनिश किया जाएगा। तो ये जो थे हमारे पार्लियामेंट्री प्रिविलेज थे। अब सोर्स ऑफ द प्रिविलेज है, कोई इंपॉर्टेंट ज़्यादा है नहीं, इसमें केवल केवल यही है कि आर्टिकल नंबर 105 है, वो ये बताता है पार्लियामेंट को एक राइट देता है, पार्लियामेंट के मेंबर्स को, कि उनको एक विशेष प्रिविलेज दिए गए हैं, और इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो इस तरीके से जो हमारा जो चैप्टर है वो कवर होता है। अब जो नेक्स्ट पार्ट जो होगा इसका, उसमें हम ये कवर करेंगे कि कौन से हाउस को या कौन से स्टेट्स को कितनी सीटें हैं, किस स्टेट की कितनी सीट हैं लोकसभा में और राज्यसभा में। तो इनका कंपैरिजन करेंगे कि कितनी सीटें हैं, और हाल ही में अभी जो 2 नई यूनियन टेरिटरी बनाई गई हैं, उनको कितनी दी गई हैं। तो ये जो है एक वीडियो में हम कवर कर लेंगे, जिससे कि ये पता लग जाए कि किस स्टेट में कितनी सीटें हैं, और उसके बाद ये चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। तो कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट में ज़रूर बताओ। साथ ही साथ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा।